हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट रिएक्शन, जो कि हम अभी कुछ पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। जैसे कि हम जो है अपनी जो थ्योरीज है, जो डिफरेंट डिफरेंट जो अपने एक्सपेरिमेंट्स है जो इस शुरुआत के अंदर पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो आज जो पार्ट है वो ही है जो मेन पार्ट है, जो इस चैप्टर के अंदर हमें आज डिस्कस करना है। और यहीं से ही बहुत सारे नीट के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लाइट रिएक्शन। तो अगर आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करने की कोशिश करूँ तो लाइट रिएक्शन में हम क्या होने वाला है, जो मैं आपको अगर एक बेसिक फंडा बताऊं कि ये जो पार्ट है हम इसके अंदर एक्सपेंड करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइट आएगी। सबसे पहले क्या होगा, लाइट आएगी किस फॉर्म में? फोटॉन्स के फॉर्म में लाइट आएगी। फोटॉन्स के फॉर्म में आने के बाद वो क्या कहेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएगी। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है जब गिरते हैं, अपने वापसी जो इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल पे आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, उसकी जो एनर्जी है उसको हम यूज करेंगे। और एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से जो एनर्जी हमें मिलेगी उससे हम क्या करते हैं, एटीपी बनवाते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनवाते हैं, जिसके अंदर फॉस्फेट के जो बॉन्ड्स हैं उसकी फॉर्म में एनर्जी हम स्टोर करने वाले हैं। तो ये कुछ एक बेसिक सा फंडा है जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में तो मतलब ये तो बहुत बेसिक सी बात है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी बात है। लेकिन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट जो होने वाला है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। मुझे बताओ यहाँ तक बात समझ में आती है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके अंदर पढ़ना होगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस सर करा रहे हो, एटीपी बनवा रहे हो, बट ये एटीपी बन कहाँ रहा है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रही है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीफ के बारे में। लीफ के जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स बोल देते हैं। अगर उसकी सेल की एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, ये मान लो एक मीजोफिल सेल है। ये क्या है अपना, एक मीजोफिल सेल है। ठीक है, इस मीजोफिल सेल के अंदर यहां पर एक बड़ी सी क्या होगी, वैक्यूल प्रेजेंट होगी। ये क्या होती है, वैक्यूल। अगर आपको नहीं पता जो प्लांट का जो सेल होता है उसका मैक्सिमम जो स्पेस होता है वो किससे कवर रहता है, वैक्यूल से प्रेजेंट रहता है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये जो पूरा पूरा पार्ट है, ये वैक्यूल से भरा हुआ है। साथ में यहाँ पर साइड्स के अंदर क्या होता है, ये अपना, पहले आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से एक सेलुलोज की बाहर की तरफ लेयर है। प्लांट सेल किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, मतलब सेल वॉल उसकी। तो फिर यहाँ पर जो पेरीफेरी है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होता है पेरीफेरी के अंदर क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर एक प्लास्टिड प्रेजेंट रहती है। अगर आपको सेल चैप्टर क्लियर हो, यहाँ पर प्लास्टिड प्रेजेंट रहती है जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट ही है जो कि क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोप्लास्ट ही क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है। मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आती है? तो बड़े आसान सी बात है, ये मेसोफिल सेल है, इसकी पेरीफेरी पे क्लोरोप्लास्ट अरेंज हुए हैं जो कि क्या है, प्लास्टिड है। ये क्या है, प्लास्टिड है। इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो कैसे होते हैं अभी डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट वगैरह जो अभी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, सब चीज इसके अंदर ही प्रेजेंट होती है। और सारा का सारा जो फंडा है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, वो किसके अंदर हो रहा है, अपना क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। यानी कि यहीं पर ही आपको लाइट रिएक्शन देखने को मिलेगी और यहीं पर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, डार्क रिएक्शन भी यहीं पे ही देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये क्या है, बस डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। ऐसे ही अब एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया कि यार लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन। सर जो लाइट में रिएक्शन होती है वो लाइट रिएक्शन, जो डार्क में रिएक्शन होती है वो डार्क रिएक्शन। हाँ, लाइट रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट सही है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के होने के लिए लाइट जरूरी है। डार्क रिएक्शन जो ऐसी रिएक्शन जो अंधेरे में होते हैं इसलिए उसे डार्क रिएक्शन बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्यों? डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसको लाइट की डायरेक्टली जरूरत नहीं है होने के लिए, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में होगी वो, लेकिन उसको लाइट की डायरेक्टली जरूरत नहीं है अपना पूरा का पूरा प्रोसेस करने के लिए, उसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, जो लाइट के प्रेजेंस में नहीं हो रही।
यानी कि उसको डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो डार्क में रिएक्शन होगी अंधेरे में जो रिएक्शन होगी वो डार्क रिएक्शन, और जो लाइट के अंदर रिएक्शन होगी वो लाइट के अंदर। इसको लाइट की जरूरत है होने के लिए, इसको लाइट की जरूरत नहीं है। अगर लाइट प्रेजेंट भी होगी अब्सेंट भी होगी तब भी ये रिएक्शन होनी है। तो जो दोनों रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, उसके अंदर होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। अब हमें इसका डायग्राम देखना पड़ेगा, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम होता है कैसे। ठीक है, चलते हैं। अब अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो बाहर की तरफ इस तरह से एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये ना डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहां पर इस तरह से कुछ इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट होते हैं। है ना, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर। सर जो ये एक बैग जैसा स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये इसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड। इसको हम क्या बोल देते हैं, थाइलाकोइड। इसको बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, थाइलाकोइड, है ना। और इसके ग्रुप को, जो ये पूरा का पूरा जो आपको ग्रुप दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। मल्टीपल टाइम नीट के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन, थाइलाकोइड और ग्रेना के बीच में डिफरेंस। ग्रेना क्या है, थाइलाकोइड के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेना। और अगर हम थाइलाकोइड की बात करें, एक सिंगल जो अपना यूनिट है उसको हम क्या बोल देते हैं, थाइलाकोइड बोल देते हैं। बात समझ में। यहाँ पर इस तरह से एक और इस तरह से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इस तरह से कनेक्ट हुआ रहता है, इस तरह से, है ना, ये इस तरह से कनेक्ट रहता है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिले। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिले बोल देते हैं। ठीक है, यही बात समझ में आई। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये इस तरह से मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा इसके बाहर जो, सॉरी, ये जो यहाँ पर इस तरह से मैट्रिक्स प्रेजेंट है पूरा का पूरा यहाँ पर आउटर स्पेस के अंदर, ये वो पार्ट है जिसको हम बोल देते हैं स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं सर, है ना। अब ये क्या हो गया, स्ट्रोमा हो गया। अच्छा, कुछ यहाँ पर अब और चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर बोलो तो यहाँ पर राइबोसोम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अपने स्ट्रोमा के अंदर और क्या चीजें देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको और चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि स्टार्च ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, प्लस कुछ और चीजें देखने को मिलेगी जैसे कि लिपिड ग्रेन्यूल्स हो गए, ये लिपिड ग्रेन्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो क्लोरोप्लास्ट का होता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया है, जिससे कि हर बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए और हर एक पार्ट क्लियरली पता लगे कि एक्चुअल में हो क्या है। ठीक है, तो ये जो थाइलाकोइड है, ये क्या है, थाइलाकोइड है, और इनके ग्रुप को हमने ग्रेना बोल दिया। बीच में इस तरह से कनेक्टिंग पार्ट इनका प्रेजेंट है जो कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ही है थाइलाकोइड की तरह, जिसको हम स्ट्रोमा लैमिले बोल देते हैं। फिर जो बाहर वाला मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसको हम स्ट्रोमा बोल देते हैं। उसके अंदर राइबोसोम देखने को मिलता है, स्टार्च ग्रेन्यूल देखने को मिलते हैं, लिपिड ग्रेन्यूल देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह के यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। और जो अपना क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको पता ही होगा, अपने पास खुद का डीएनए होता है सर्कुलर, वो भी आपको स्ट्रोमा के अंदर ही देखने को मिलता है। मुझे बताओ कि ये बात समझ में आती है। अब सर लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, आपने बोला क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है, वो तो बताओ। ठीक है, वो भी बता देते हैं आपको। देखो, जो ये थाइलाकोइड का पार्ट दिख रहा है, ये जो आपको थाइलाकोइड का पार्ट दिख रहा है, ये वाला मेम्ब्रेनस पार्ट, ये मेम्ब्रेन वाला पार्ट दिख रहा है। इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल सिस्टम्स होते हैं जिनको हम बोल देते हैं फोटो सिस्टम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम बोलते हैं। यहीं पर ही क्या हो रही होती है, लाइट रिएक्शन। ये फोटो सिस्टम ही क्या करवा रहे होते हैं, लाइट रिएक्शन। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो इनका अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, अगर मैं इसको थोड़े और अलग कलर से दिखाऊं, ये जो इसके अंदर वाला पार्ट है, जो खाली स्पेस आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको हम बोल देते हैं ल्यूमन। इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन। तो यस, जो फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन हो रही है, वो लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पर जो ये मेम्ब्रेन वाला पार्ट दिख रहा है उसके अंदर कुछ फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, जो अभी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे भी। वो जो क्या करवा रहे हैं, वहां पर लाइट रिएक्शन करवा रहे हैं। वो किससे बने हुए होंगे, अपने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से ही बने हुए। ठीक है, और जो अंदर ये खाली स्पेस दिख रहा है वो क्या है, ल्यूमेन। अब इसका भी फंक्शन जब मैं आपको लाइट रिएक्शन डिटेल में पढ़ाऊंगा, इस ल्यूमेन का भी फंक्शन आपको समझ में आएगा।
और ये जो आउटर वाला पार्ट है जो मैंने ग्रीन वाला मार्क किया है वो क्या है सर, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पर क्या हो रही है, यही रिएक्शन है जहां पर क्या हो रही है, डार्क रिएक्शन हो रही है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले सर लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में हो रही है, स्ट्रोमा लैमेला के मेम्ब्रेन में हो रही है। बट अगर आपसे कोई पूछ ले डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, स्ट्रोमा के जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, जो स्ट्रोमा है उसके अंदर डार्क रिएक्शन हो रही है, डायरेक्टली। आसान है, मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आती है, मुझे लगता है समझ में आती ही होगी। बहुत इजी तरीके से मैंने इसे समझाने की आपको कोशिश की है, ठीक है। अब चलते हैं डिटेल में इसके बाद लाइट रिएक्शन के ऊपर कि लाइट रिएक्शन ऐसा हो क्या रही है और मेम्ब्रेन में कैसे क्या चीजें अरेंज है जिस तरह से पूरी की पूरी लाइट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। चले ओके, चलते हैं। अब चलते हैं लाइट रिएक्शन के ऊपर। देखो ये रही हमारी मेम्ब्रेन, किसकी, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। अब दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम 1 और एक होता है फोटो सिस्टम 2। मान लो ये मैंने बनाया यहां पर फोटो सिस्टम 2। अब जो फोटो सिस्टम 2 होता है, याद रखने वाली बात क्या है, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर अलग अलग होता है। रिएक्शन सेंटर का क्या मतलब है, जो लाइट अब्सॉर्ब कर रहे हैं वो अलग अलग होती है, उसी बेसिस पे रिएक्शन सेंटर भी अलग अलग होता है, ठीक है। अभी एक और इसमें एक बात बताना भूल गया, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। बट अभी ये समझो PS2 जो होती है वो 700 नैनोमीटर तक की लाइट को अब्सॉर्ब करती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ PS1 की, वो लेस देन जो अपना 680 नैनोमीटर होती है उसकी लाइट अब्सॉर्ब करती है ना। 680 टू 700 की बात करें तो वो कौन अब्सॉर्ब करता है, PS2। और अगर 680 से लेस देन है तो वो कौन अब्सॉर्ब करता है, PS1 फोटो सिस्टम। इनका जब भी रिएक्शन सेंटर जो लाइट अब्सॉर्बिंग सेंटर है वो अलग अलग होता है और इसी बेसिस पे इन्हें फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम नाम 2 दिया गया। जो पहले डिस्कवर हुआ उसको 1 दे दिया, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसको नाम 2 दे दिया। सिंपल, समझ में आई बात, डिस्कवरी के नाम पे अरेंज होता है। ये रहा मेम्ब्रेन और ये रहा यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 है। और इसी के साइड में क्या होता है, दूसरा फोटो सिस्टम यहाँ पर अरेंज हुआ होता है। ये रहा सेकंड फोटो सिस्टम, ये रहा PS1, ये है PS1, ठीक है। PS1 के बाद अगर यहाँ पर एक और चीज अरेंज होती है जिसको बोल देते हैं हम, इसको कौन सा कलर दे, येलो दे देते हैं, है ना। यहाँ पर एक और चीज अरेंज होती है इनके बीच में, जैसे ये PS2 ये PS1, यहाँ पर एक और चीज अरेंज होती है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम B6F। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, साइटोक्रोम B6F। और साथ में इसके पास यहाँ पर एक और प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लास्टोक्यूनोन, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्लास्टोसाइलिन, प्लास्टोक्यूनोन और प्लास्टोसाइलिन, ठीक है। ये मेम्ब्रेन है, याद रखना ये क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ये क्या है अपनी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखना ध्यान से देखना, बहुत बेसिक सा डायग्राम है। अभी जो एक्चुअल डायग्राम है वो आपको अभी मैं दिखाऊंगा, पहले बेसिक से समझते हैं क्योंकि बेसिक समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना। हाई लेवल पे जब ही तो पहुंचेंगे जब बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल यहाँ पे आपसे, तो सबसे पहले इसके पास क्या होता है, एक यहाँ पर ल्यूमेन साइड पे क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या करता है, यहाँ पर जो H2O होता है, पानी होता है, वो क्या करवा देता है, ब्रेक करवा के उसको तोड़ देता है H+O2 के अंदर और साथ में इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चलेगा यहाँ पर PS2 के अंदर एंट्री कर लेगा। इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, PS2 एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या हो रहा है, H2 क्या कर रहा है, यहाँ पर पानी को ब्रेक करके H+O2 और इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहा है PS2 को। लेकिन जब भी प्रोवाइड करेगा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट होगा एज ए रिफिल करने के लिए। अब मान लो यार जेब में से 1 रुपया निकाला है, फिर दोबारा 1 रुपया डाल दिया, वो वाला सीन है, क्योंकि दोबारा ये इस्तेमाल करने के लिए है ना। तो रीयूज करने के लिए जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट हो तो उसके लिए H2 यहाँ पर पे करता है H+O2 और इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन किसको प्रोवाइड हो जाते हैं, यहाँ पर PS2 को अब्सॉर्ब हो जाते हैं, PS2 को प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले प्रेजेंट होता है एक्चुअली, जब ये इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ से वाटर को ब्रेक करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाता है।
तो अब क्या होगा, जब यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर लाइट एनर्जी गिरेगी 700 नैनोमीटर तक की। मैंने बताया आपको ये 7 नैनोमीटर तक की लाइट को ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इधर से जाएगा और पहुंच जाएगा प्लास्टोक्यूनोन के पास, ठीक है। और प्लास्टोक्यूनोन से ट्रांसफर होता है ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F के पास। अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे भाई साहब, PS2 क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट के एब्जॉर्ब होने से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वहां पर बैठा हुआ होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कौन, प्लास्टोक्यूनोन। कौन है, प्लास्टोक्यूनोन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर इसको रिड्यूस हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा होगा, ये अपने रिड्यूस फॉर्म में जाता है। ये क्या करते हैं, जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, एक नेगेटिव चार्ज आया, तो इसको एक पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए होता है। तो स्ट्रोमा से यहाँ से क्या करता है, जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है, यहाँ से एक H+ को यहाँ पर एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो जाता है PqS2 के अंदर। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाता है, तो ये दोबारा से प्लास्टोक्यूनोन वाली फॉर्म में चले जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन जो अपना H+ होता है वो ल्यूमन के अंदर डाल देता है। अगर मैं आपको बता दूं, ये साइड जो है वो स्ट्रोमा साइड है, और ये साइड जो है वो खाली वाला स्पेस जो बीच में ल्यूमन के में थाइलोकॉइड के मैंने बताया था, वो ल्यूमन वाला स्पेस। क्लियर। तो क्या हो रहा है, PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद जब अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचे, जो कि प्लास्टोक्यूनोन है, वहां पर जब ये पहुंचा तो क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोक्यूनोन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ तो नेगेटिव चार्ज आया। जब नेगेटिव चार्ज आया तो एक पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए होगा, तो H+ बाहर से स्ट्रोमा साइड से एंटर करके प्लास्टोक्यूनोन को रिड्यूस करके PqH2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम B6 के पास जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जाने के बाद ये क्या हो जाता है, इस H+ को छोड़ देता है, लेकिन छोड़ता किस साइड है, ह्यूमन साइड पे छोड़ता है। क्लियर है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए अभी तक। बाकी अभी भी थोड़ा डाउट है तो आगे जब मैं दोबारा इसको कॉन्सेप्ट को एज अ प्रॉपर डायग्राम के साथ आपको बताऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ सर, ये इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। तो अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इसको एक्सेप्ट करेगा प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन के पास जाने के बाद ये जाएगा PS2 के पास। ये किसके पास पहुंच जाएगा, PS2 के पास। तो प्लास्टोसाइनिन क्या करवा रहा है, साइटोक्रोम B6 टू PS1 पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर है, मुझे बताओ कि ये बात समझ में आती है नहीं आती, आसान, मुझे समझ लगता है समझ में आती होगी, ठीक है। अब जब क्या हुआ, जब यहाँ पर PS2 के पास गया, अब इसने भी क्या किया, यहाँ पर 680 नैनोमीटर तक की लाइट को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। एक्साइट होने के बाद ये कौन एक्सेप्ट करवाता है, फेरोडॉक्सिन एक्सेप्ट करवाता है। कौन करवाता है, यहाँ पर एक कंपाउंड प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं फेरोडॉक्सिन, वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेता है, और ये ट्रांसपोर्ट कर देता है FMN के पास। किसके पास, FMN। FMN का काम यहाँ पर क्या होता है, FMN क्या करवाता है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है NAD, उसको NAD को क्या करवाता है, NADPH के अंदर कन्वर्ट करवा देता है। इसको किसके अंदर कन्वर्ट करवा देता है, NADPH के अंदर कन्वर्ट करवा देता है, जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, जो कि क्या है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आई, आसान है। तो सिंपल क्या हो रहा है, PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, प्लास्टोक्यूनोन के पास गया, प्लास्टोक्यूनोन रिड्यूस हुआ, उसके बाद उसने स्ट्रोमा से H+ लिया, और जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 की तरफ ट्रांसपोर्ट किया, तो उस H+ को ल्यूमन के साथ छोड़ दिया। और तब क्या हुआ, फिर वो इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास जाने के बाद वो जाता है फोटोसिस्टम 1 के पास, और फोटो सिस्टम 1 के बाद क्या होता है, वहां पर लाइट एब्जॉर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, और उसके PS1 का जो फर्स्ट एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, उसके पास जो उसका नाम है फेराडॉक्सिन, उसके पास जाता है। फेराडॉक्सिन के पास जाने के बाद वो जाता है अपने अपने जो फेराडॉक्सिन के बाद क्या होता है, वो उसे रिड्यूस कर देता है, NAD यहाँ पर प्रेजेंट होता है, NAD+ यहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है NADPH फॉर्म में, जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। अरे सर NADPH बना के दे दिया, H+ कहाँ बना, अब H+ बनाएंगे। यहाँ पर एक और सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ATP सिंथेस। इसको क्या बोलते हैं, ATP, अच्छे से लिख देता हूं, ये रहा ATP सिंथेस, है ना।
अब ध्यान से देखो, ल्यूमन साइड की तरफ H+ इकट्ठे होते हुए जा रहे हैं। क्यों, कैसे? जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बार बार ट्रांसपोर्ट होगा वैसे वैसे यहाँ पर ल्यूमन की साइड क्या हुआ, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, H2O को तोड़ता जाएगा। H2O टूटने से यहाँ पर H+ इकट्ठे होते जाएंगे। प्लस जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट होंगे, स्ट्रोमा से प्लास्टोक्यूनोन रिड्यूस होने के बाद ये H+ किसके साइड भेजता जाएगा, ल्यूमन के साइड भेजता जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, H+ बहुत ज्यादा इकट्ठे होते जा रहे हैं। यहाँ पर H+ बहुत ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं और वहीं पर H+ क्या हो रहे हैं, बाहर की तरफ स्ट्रोमा साइड पे H+ बहुत कम हो रहे हैं। तो क्या होगा, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा प्रोटॉन का, जो कि ब्रेक करेगा एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज क्या करेगा, इन H+ को, इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को ब्रेक करके यहाँ से H+ को बाहर भेजेगा और भेजते टाइम यहाँ पर एडीपी से क्या बनवा देगा, एटीपी से, एडीपी से क्या बनवा देगा, यहाँ पर एटीपी बनवा देगा। यही होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और इसी को ही हम क्वीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, अपना कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने आपको नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस या फिर जिसको जेड स्कीम भी हम बोल देते हैं और कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दोनों ही एक साथ क्लियर करवा दी। अभी भी समझ नहीं आ रहा, डायग्राम के साथ क्लियर कर देते हैं। लो, ये रहा डायग्राम, ये रहा डायग्राम। देखो, ये रहा PS2, ये रहा PS2 और इसका रिएक्शन सेंटर ये रहा P680, है ना। इसने क्या किया, फोटॉन्स आए और इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके प्लास्टोक्यूनोन के पास पहुंच गया, है ना। उसी तरफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है, इसने क्या किया, H2O को ब्रेक करके यहाँ पर H+ और इलेक्ट्रॉन्स एक इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया। अब प्रोवाइड करने के बाद जो प्लास्टोक्यूनोन है वो रिड्यूस हो गया PqH2 में। उसने स्ट्रोमा से क्या किया, एक H+ यहाँ पर एक्सेप्ट किया। H+ एक्सेप्ट करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर साइटोक्रोम B6 के पास गया तो यहाँ से PqH2 अपने PQ फॉर्म में गया और यहाँ पर H+ को रिलीज कर दिया। अब साइटोक्रोम B6F जो होता है वो प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन को भेज देता है, जो अपना ल्यूमिन साइड है, और उसके बाद प्लास्टोसाइनिन यहाँ पर PS1 के पास भेज देता है। PS1 के बाद जाने के बाद फोटोन से यहाँ पर दोबारा से जिसका रिएक्शन सेंटर है P700, वो जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या है, जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके गया फर्स्ट एक्सेप्टर के पास फेराडॉक्सिन, फिर गया वो FNR पे, मैंने FMN लिख दिया था गलती से, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी, थोड़ा सा हो जाता है यार कभी कभी, क्योंकि बहुत देर से पढ़ा, ऑब्वियसली हो जाता है। बट जब यहाँ से यहाँ पे गया तो ये FNR पे गया। FNR की फुल फॉर्म होती है फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेस, जो क्या करवा देती है, NADP प्लस को NADPH के अंदर कन्वर्ट करवा देती है। यहाँ पर हमारा NADPH बन के तैयार हो जाता है। अब इस तरफ यहाँ पर देखो H+ इकट्ठे हो रहे हैं और इस तरफ H+ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, H+ कम हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, H+ बढ़ रहे हैं। बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो सारे एटीपी सिंथेट क्या कराएगा, इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को ब्रेक करके यहाँ से H+ बाहर निकाल देगा, और जब H+ बाहर निकलेगा उसको एनर्जी को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एडीपी से एटीपी बनवा लेंगे। क्लियर है? मुझे लगता है यहाँ पर ये बात अब बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगी नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। अब थोड़ा और आसान तरीके से समझे तो ये डायग्राम देख लो। है ना। तो इस डायग्राम के अंदर अब क्या, इस डायग्राम के अंदर भी यही है। ये रहा देखो रिएक्शन सेंटर, ये P60 का रिएक्शन सेंटर है, और जो बाहर ये मॉलिक्यूल दिख रहा है ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग या LHC लिख देता हूँ डायरेक्ट। ये क्या है अपने LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अगर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो रिएक्शन सेंटर के बाहर की तरफ आउटर साइड पे प्रेजेंट रहते हैं, ये क्या करते हैं, लाइट की एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं। लाइट की एनर्जी को एक्सेप्ट करने के बाद ये सारे के सारी एनर्जी ये लाइट से पकड़ी, वो सारी की सारी एनर्जी जो अपना रिएक्शन सेंटर है उसको भेज देता है। रिएक्शन सेंटर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, और यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। सबसे पहले एक्सेप्टर पे पहुंचा फ्यूफाइटिन, फिर पहुंचा प्लास्टोक्यूनोन पे। अब एनसीईआरटी की अगर बात करें तो फर्स्ट एक्सेप्टर अपना प्लास्टोक्यूनोन होता है, लेकिन अगर दोनों प्रेजेंट है तो, अगर एमसीक्यू के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो आपको
फाइटिन मारना होता है, बट अगर आपको अगर फियोफाइटिन अगर एब्सेंट है तो आपको प्लास्टोक्विनोन मारना होता है। प्लास्टोक्विनोन से जाता है वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे, जो क्या है साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6F पे जाने के बाद वो जाता है प्लास्टोसाइनिन पे, जाता है PS1 पे। PS1 के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी और ट्रांसमिट की रिएक्शन सेंटर P700 पे। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, प्राइमरी एक्सेप्टर पे पहुंचे। प्राइमरी एक्सेप्टर पे पहुंचने के बाद फायरोडॉक्सिन के पास गए। फायरोडॉक्सिन के बाद NADP प्लस रिडक्शन, जो कि FNR था अपना, ये क्या था FNR, है ना। FNR के पास पहुंचे जिसने NADP प्लस को NADH के अंदर भेज दिया। ये यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म सारी की सारी लिखी हुई है। तो उम्मीद है नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस और कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो पहले हमने ये वाला डायग्राम बोला, यही अपना कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, यही अपना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। दोनों कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। और ये जो हमने अभी डायग्राम देखा, ये हमें एक्सप्लेन करता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मुझे लगता है सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि साइक्लिक फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जी जान से लगे रहिए। क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है, इससे बाहर मतलब मैंने आपको इतना डिटेल में इसको बता दिया, मुझे नहीं लगता इसके बाहर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और आज तक पूछा गया भी होगा। तो क्वेश्चन की टेंशन मत लेना, क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाएगा। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मिलते हैं, थैंक यू।